ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी श्री राम मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी हम प्रयुक्त करते हैं वह दृक पंचांग से लिया करते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। इसके भाग में अंक ज्योतिष के भाग में हम जन्म तिथि की का विवरण उदाहरण के तौर पर और केवल एक्सरसाइज के और ज्ञानवर्धन के हेतु उपयोग करते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं। यह गूगल से हम लेते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसके पहले भाग इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके लिए नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र ज्योतिष से है, यानी तारे आज के क्या कहते हैं, इसे ताराबलन कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में हुआ करते हैं और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उसके अनुसार यह फल हम देखते हैं। और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलन से केवल चंद्रमा के बारे में आज के बारे में जानते हैं, जबकि नवतारा चक्र पद्धति से जातक के पूरे जीवन काल के बारे में कौन से ग्रह के कैसे फल होंगे ये सभी हम जानते हैं। इस प्रकार हम ग्रहों के फल को जान सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को भी उसके अनुसार कैसा फल देंगे और जो विभिन्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता अशुभता चुनौती आदि क्या क्या लेकर आएंगे वह भी हम उसे जान सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। इससे चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार यदि चंद्रमा जिस राशि में है और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म कुंडली में जिस राशि में है और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के यह इसे चंद्र बलन कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। चौथा भाग चौघड़िया से है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय किसी भी कार्य करने के लिए दर्शाता है, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य से संबंध हो, विशेष कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो या वैसे सारे कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा हो। ग्रहों से संबंधित विशेष कार्य भी इस चौघड़िया मुहूर्त के अंतर्गत किए जा सकते और किए जाते हैं। यह काफी उपयोगी होता है और इसकी उपयोगिता के देखते हुए हम चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पर हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः वीडियो पोस्ट करके रखते हैं। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं और ज्ञानवर्धक और उपयोगी भी होने की वह भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी उसे बनाया गया है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी हो। विस्तृत और संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुति में करें। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष अंक जो हमारे लिए एक तरह का वरदान होता है ईश्वर द्वारा जन्मतिथि के रूप में और वे अंक हमारे पूरे जीवन काल में प्रभावित। अंकों को पहचानना
हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अंकों को पहचान कर उन्हें उनसे शुद्धता प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अशुभदायी अंकों से को हम परहेज कर सकें। अंकों को पहचानना यही अंक ज्योतिष का काम है। चूंकि अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही हम पलते बढ़ते हैं, अंकों के पीछे ही मार्ग कौन से अंक हमारे लिए सुखदायी है, कौन से अंक हमारे लिए अशुभदायी है, यह पहचानना जरूरी है। और बहुत आसान है इसे पहचानना, क्योंकि अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे अंक ज्योतिष पर। छोटी सी प्रस्तुति, 2 भागों। पहला भाग अंक ज्योतिष पर ज्ञानवर्धक बातें, और उदाहरण के तौर पर एक जन्म तिथि जिसकी महान हस्ती की, जिसका जन्म तिथि आज है, उस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज, ताकि हम अंकों को पहचान सकें। और कोई उस पर कंसल्टेशन नहीं, साथ ही साथ कोई उससे लाभ भी नहीं अर्जित करना। इसी उद्देश्य से वह जन्म एक एक जन्म तिथि हमें दिया है, जन्म विवरण दिया है। इसी का दूसरा भाग में आज के तारीख क्या बोल, यानी आज के अंक क्या बोल रहे हैं विभिन्न तिथियों को जल्दी जाकर के लिए, चाहे वो किसी माह। यह अंक ज्योतिष के 2 भागों में ये प्रस्तुति आपके लिए। इस प्रकार 5 भागों में प्रस्तुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचांग में दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में हम चले, इसके पूर्व पंचांग पर थोड़ी सी परिचर्चा। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे संसद की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब पंचांग का अनुसरण करें, और अनुसरण करके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल, समृद्ध, और उनके इस प्रयास में हम सब एक पुण्य बनकर, एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो प्रस्तुति पर चलते। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का दिनांक 11 नवंबर 2025। आज की तिथि 11 नवंबर 2025। माह माह मार्क्सिस, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 कलाई का कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:04 पर, सूर्यास्त 5:03। सनराइज एट 6:04 AM एंड सनसेट एट 5:03 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में सोता। पंचांग के 5 अंक। वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 11:08 तक सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 6:17 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। योग रात प्रातः 9:44 तक शुभ, उसके बाद शुभ। और करण दिन के 11:32 तक वृश्चिक भद्रा। तत्पश्चात रात्रि 11:08 तक पौ, और फिर बाबा। तो ये रहे महत्वपूर्ण हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक सप्तमी तिथि है, यानी रात्रि के 11:08 तक भोलेनाथ शमशान में है, क्योंकि शुभ नहीं। तत्पश्चात वे गौरी के सानिध्य में आते हैं अष्टमी तिथि जब तक। यह सुखद है और शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:56 तक, अमृतकाल दिन के 12:01 से 1:36 अपराह्न तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रात्रि के 6:17 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 अपराह्न तक, गोधूली मेला संध्या 5:03 से 5:29 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से मध्य रात्रि तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अश्विन मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:18 से 3:40 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:35 से 12:56 तक, यमगंड प्रातः 8:49 से 10:11 दिन तक, वर्ज मुहूर्त आज नहीं है, भद्रा रात्रि के 6:04 से 11:32। भद्रा सुबह के प्रातः के 6:04 से दिन के 11:32, और गणगुल रात्रि के 6:17 से 6:05 तक, यानी कल सुबह। भद्रा का वास आज पाताल में है, मृत्यु लोक में है, क्योंकि अशुभ। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, तो मंगल मंगल देव अस्त हो चुके हैं, चंद्रदेव अपनी राशि में आ चुके हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 2 ग्रह हैं, और स्व राशि में 3 ग्रह हैं। और वे 3 ग्रह कौन सा? चंद्रदेव, मंगल देव और और शुक्र। शक्तिशाली राशि को अगर ग्रहों को देखें, जिनकी राशि में सबसे ज्यादा ग्रह हैं, तो शुक्र, मंगल तथा चंद्रदेव, ये तीनों की राशियों में 2-2 ग्रह हैं, और इस प्रकार 6 ग्रह होते हैं। बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें, तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 6 ग्रह, और स्व नक्षत्र में अपने नक्षत्र में 1 ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह है, और राहु देव और शुक्र देव के नक्षत्र में एक एक। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं। तो ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। आपको ले चलते हैं दूसरे भाग, जो कि नक्षत्र से संबंधित। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस तरह से बैठे हुए हैं जिस नक्षत्र में, उसे उसके अनुसार फलित करते हैं, और यह फलित होता है। चंद्रमा आज के बारे में बताते हैं, उनकी गति तेज है, इसलिए आज के से संदर्भ जन्म कुंडली में जिस ग्रह में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, और आज जिस नक्षत्र में है, उसके अनुसार के फलित करते हैं। इसे तारा बलन कहते हैं। नक्षत्र को तारा से भी पुकारा जाता है। और आपके समक्ष जो सारणी है तारा बलन के समक्ष, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसमें नक्षत्रों के नाम है या चंद्रमा की गोचर से संबंधित। और ठीक तारा बलन के नीचे जो वर्टिकल रोज है, वह चंद्रमा जिस कुंडली में बैठे हुए, जिस नक्षत्र में बैठे हुए, वह बताता है। तो जातक अपने जिस नक्षत्र में जन्मे हैं, उस नक्षत्र को यहाँ पकड़े और उसे देखकर आगे बढ़े। और चंद्रमा जिस गोचर में, उनके कॉलम जहाँ टकराते हैं, दोनों जहाँ क्रॉस होते हैं, वही आज का कुल 9 स्थितियां बन सकती है। आज का तारा के 9 स्थितियां बता सकता है। आज का तारा जन्म में हो,
संपत विपत क्षेम प्रत्यय साधक न्यातन मित्र या अति मित्र। जैसा नाम है वैसा काम भी है। संपत क्षेम साधक मित्र और अति मित्र जो होंगे वे शुभता लाएंगे। वहीं जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य अशुभता की हो सके। जब भी अशुभता का संकेत दे दैनिक कार्य में सावधानी रखनी चाहिए। नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। अब अगले शुभ तारा के का इंतजार करना चाहिए और कोई भी जोखिम उपाय करके नहीं लेना। शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के पूरे जीवन काल किसी भी जातक के पूरे जीवन काल में ग्रहों की स्थिति को आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, जिससे हम अपने लिए जातक दशा महादशा का फल जान सकता है। और दशा महादशा का फल जब जानने पर ग्रहों के गोचर की स्थिति जान सकता है। और जब यह सब कुछ जानने के बाद यह उसके लिए बहुत आसान होगा कौन से दशा महादशा का फल कैसा होगा यह जान। शुभ दशा महादशा के फल में वह यदि योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य का निष्पादन कर सकता है और अशुभ ग्रहों की स्थिति में दशा महादशा में वह चुनौती स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। इस प्रकार वह इसके लिए काफी उपयोगी है। कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति भी जान सकता है तथा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक से संपर्क होने पर चाहे घर हो, बाहर हो, दफ्तर हो, फिर व्यवसाय स्थल हो, सभी जगह वह इसे जान सकता है, जान सकता है। इन्हीं शब्दों के और अगर आप देखें यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र अपना फल नहीं देते। तो प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र हैं, 9 ही ग्रह, तो फिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। और यह जानने के लिए ग्रहों को नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है और यह 3 श्रेणी में रखकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखकर रखा जाता है और यह सारणी आपके समझ। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इस प्रकार ग्रहों को रखकर पहला नक्षत्र जो भी होता है हर श्रेणी में से उसका जो स्वामी बने केतु बनते हैं। यानी पहले भाग में से पहला, दूसरे भाग में से 10वां और तीसरे भाग में से 19वां, इन नक्षत्र के स्वामी केतु देव। दूसरा 11वां और 20वां के स्वामी शुक्रदेव, तीसरा 12वां 21वां के स्वामी सूर्यदेव, चौथा 13वां 22वां के स्वामी चंद्रदेव। इस प्रकार क्रम संख्या बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और नव नक्षत्र जो नवग्रह जो हुए बुध, इनको मिलता है 9, 18, 27 नक्षत्र का स्वामी। और यह सूची इस तरह से बनती फलित कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूची आपके लिए उपयोगी होगी, आप इसको सही से रखें। पहला, जब जन्म कुंडली में जो नक्षत्र में जिस चंद्रमा रहते हैं वहां से गंडारंभ होती है, यानी चंद्र जातक का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ होता है। यदि हम जन्म कुंडली को पढ़ें जातक का जन्म भी मृत्यु भी उसी नक्षत्र में होता है, उसी ग्रह महादशा में होता है, नक्षत्र में नहीं, उसी महादशा। तो चंद्रमा का इस नक्षत्र में होते हैं वह ग्रह पहला ग्रह होता है और वहीं से गंडारंभ होती है। जातक का जीवन वहीं से आरंभ होता है क्योंकि पिछले जन्म में उसी ग्रह से ये महादशा में जीवन समाप्त। अब पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में सबसे ज्यादा सुरक्षित और कुशल, इसलिए बाहर आते साथ परेशानियां उसके आरंभ होती है और धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती। तो इसलिए पहला ग्रह जो होते हैं वह पीड़ादायक, विस्तृत फल जरूर देते हैं लेकिन पीड़ादायक। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं
और बढ़ते हुए पहला जो दूसरा ग्रह होता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये शुभकारी होता है, ये शुभ फलदायी होता है। और तीसरा, पांचवां, सातवां, पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां, ये ग्रह अशुभ फलदायी होता है। आपके समक्ष सूची उपलब्ध, इसलिए अब ग्रहों की स्थिति से हम वाकिफ हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम देखें, मंगल के जन्मे जातक के लिए बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र और चंद्र, मंगल, सॉरी, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह राहु देव बने, चौथा शनि देव, छठा केतु, आठवां, नौवां क्रमशः सूर्य और चंद्र बने, ये शुभकारी किसी भी जातक की। वहीं मंगल खुद, बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये अशुभ फलदायी। इस प्रकार जातक का, जो मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक है, उसके लिए दशा महादशा का, शुक्र का दशा महादशा ज्यादा पीड़ादायक हो। और यह इस प्रकार हम आकलन कर सकते हैं पूरे जीवन काल। शुक्र में जन्मे जातक, शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक, या इस जो मंगल में नक्षत्र में जन्मे जातक है, उनके लिए ज्यादा पीड़ादायक। ये सभी हम जान सकते हैं ये नवतारा चक्र पद्धति से, और यह का इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि हम इस वीडियो को अलग से, नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो भी पोस्ट किए, जिसमें भगवान राम, माँ सीता का, पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी। आप उसे देख सकते हैं, नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति। अब वापस चलते हैं तारा बनाना। आज के तारीख क्या है? आज का तारा आप देखें उसी नक्षत्र में है। चंद्रमा प्रातः संध्या 6:17, उसके बाद अश्लेषा हो जाता। तो जब तक, यदि हम कहें भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, अश्विनी, माघ या मूला नक्षत्र के लिए, जातक के लिए आज अति शुभ दिन है, क्योंकि दोनों समय जो है मित्र और अतिमित्र के तारा में। हरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को यदि देखें तो पहला भाग नैधन्य है, जो कि अति अशुभ है, और दूसरा भाग मित्र। इस प्रकार यदि दूसरे ग्रह को भी उदाहरण स्वरूप देखते हैं, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दूसरा भाग, पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपत्ति का है। इस तरह से हम तारे को देखते हैं, और शुभ फल, शुभ अगर आज का तारा है, उसमें शुभ कार्य का निष्पादन करते हैं। और यदि अशुभता है तो अपनी दैनिक कार्य में सावधानी, और नया कार्य आरंभ नहीं करते, क्योंकि उसमें अशुभता की संभावना ज्यादा है। चंद्रमा के, तारा के अच्छा फल देने का इंतजार कर। उपाय के तौर पर हमने आरंभ में भी कहा है कि कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। आप नहीं लें, प्रार्थना आपसे करते हैं, क्योंकि जोखिम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जोखिम जो हम अभी बताने जा रहे हैं वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं, किताबों में लिखी है, ग्रंथ जो हमने किताबों से लिया है वो आपके साथ। तारा में आज तक तारा यदि जन्म में हो तो केला का 2 पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत का तो गुड़ का दान, प्रत्यय हो तो नमक का दान, और नैधन में हो तो मोट प्याज, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे। पुनः बता दें, उपाय के चक्कर में न पड़े, जोखिम नहीं। आज का तारा यदि अशुभता दे रहा है तो सावधान रहे बस। और अच्छे कार्य, शुभ कार्य के लिए अच्छे तारा का इंतजार करें, धैर्य रखें। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चंद्रमा जिस राशि में है, और जन्म कुंडली में जिस राशि में है, और आज राशि में जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के अनुसार यह फल देखते हैं। और ये इसे चंद्र बलन कहा जाता है। तो इसके अनुसार आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, ये कर्क राशि में है। और कर्क राशि में जब जातक चंद्रमा होते हैं तो शुभता वृषभ, कर्क, कन्या, तुला
मकर और कुंभ राशि जातक के लिए शुभता के संकेत देते हैं, और शेष राशि वाले जातकों के लिए अशुभता के संकेत। कुछ के लिए थोड़ी ज्यादा अशुभता हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। सभी के लिए सावधानी की प्रार्थना है। सावधान रहें और जोखिम नहीं है। दैनिक कार्यों में भी सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका शुभ हो। हम चलते हैं चौथे भाग। चौथा भाग चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। इसका उपयोग चाहे पूजा पाठ या किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता चाहते हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य को इसमें यदि यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाए हो, तो अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित करने हेतु कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो में पोस्ट करके रखा है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है और यह ज्ञानवर्धक। क्योंकि यह प्रतिदिन से संबंधित है, दैनिक कार्य से भी संबंधित है, इसलिए इसका उपयोग करना नितांत आवश्यक है। हमारा सुझाव है। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। और ये सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, जिनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध सातों ग्रह से होता है। और ये सातों ग्रह कोई बिना कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए अधिकृत होते हैं। इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य से संबंधित ही हो जाता है। ग्रहों के चौघड़िया में दिन का चौघड़िया जब का उपयोग जब भी हम दिन या रात का करें, तो ये सुनिश्चित जरूर करना कि कहीं चौघड़िया अशुभता से तो अधिव्याप्त नहीं है। यदि वह चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त है, तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन का जो काल चौघड़िया जो शनि से संबंधित है, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है, क्योंकि ये शनि का चौघड़िया है और दिन में सूर्य देव की का आधिपत्य रहता है दिन पर। इसलिए और शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता है, कटुता है। इसलिए तो शनि का जो चौघड़िया है काल चौघड़िया, वह काल बेला से ग्रसित हो सकता है कि वह राहु काल या वार बेला से भी ग्रसित हो, और जब भी ऐसा होगा तो दो बेला से वो ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया बुध का जो होते हैं बुध ग्रह, उनको चंद्रमा से कटुता है, बैर है। इसलिए रात्रि का चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया होता है लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से ग्रसित। ऐसी स्थिति में इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, और ताकि हमारे कार्यों में शुभता बनी रहे। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का दिन मंगल से शुरू है, इसलिए रूप चौघड़िया से आरंभ है, रूप चौघड़िया से समाप्त। यह शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी चौघड़िया हुआ करता है। और ये आप देखें आज का चौघड़िया है उद्वेग चौघड़िया, जो प्रातः 7:26 से 8:49 तक है, वो वार विलस। काल चौघड़िया जो जैसा हमने कहा था, वो 12:56 से 2:18 अपराह्न तक है, काल विलस से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो कि अपराह्न 2:18 से 3:40 तक है, वह राहु काल से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया 6:40 रात्रि से 8:18 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार इन चौघड़िया का परित्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग हम अपने कार्यों में शुभता लाने हेतु कर सकते। तो चलिए, यह रहा चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष से संबंध यह रखता है। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक प्रयुक्त होते हैं। शून्य की गणना को गणना में नहीं लिया। 1 से 9 अंक को अगर देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह बीच में आता है।
और बीच में आने के कारण अपने से पहले के अंकों को और बाद के अंकों को वह संतुलित रखता है। एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करते हैं, जबकि एक से ज्यादा अंक हमारे पास होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक जो ग्रह होते हैं, वो 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, उनके शासक ग्रह भी अलग अलग है। 9 ग्रह: पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और इनको और इनकी उपयोगिता के अनुसार विशेष नाम से चल रहे। एक को राजा या सरकार या बॉस से, नौकरी में बॉस। दो, रानी या पार्टनर से। तीन को गुरु या सलाहकार से। चौथा को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से। 5, राजकुमार से। 6, मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7, धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर द्वारा वरदान प्राप्त हो, जो वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान जो कर सके। 8, समाज के नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ, हमारे अधीनस्थ काम करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय। 9, सेनापति, डॉक्टर, पुलिस और खून। ये सभी इनकी उपयोगिता के अनुसार इनका नामकरण है। और अगर आप देखें तो आपस में भी इनकी मित्रता कैसी होगी, यह भी आकलन कर सकते हैं। वैसे इस प्रस्तुति में ही हम इस पर चर्चा करें। अंक ज्योतिष का दूसरा मूल। पहले तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक होते हैं हमारे, उपहार के रूप में ईश्वर हमें अंक देते हैं, और यह जीवन पर्यंत काम करता है। इन अंकों ये अंक के जो स्वरूप होते हैं, तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंक। इनका जोड़ जैसे ही हमें प्राप्त होता है, इनको इनका योग हम अलग तैयार करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह मूल सिद्धांत। जब भी जन्म जब भी जन्म तिथि में 2 अंकों का जो आएगा, जो आने पर हम उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करें। यहाँ एक प्रस्तुत है आपके समक्ष जन्म तिथि, जो 11 नवंबर 1936 यानी आज के दिन। और जब भी 11, 22, 33 अंक हमारे सामने आए, चाहे वो जन्म तिथि में हो, 33 नहीं आएगा जन्म तिथि में, 11, 22 आ सकते हैं। 11, 22 तिथि में भी और माह में भी आ सकते हैं। जब भी ऐसा हो तो यह मास्टर सोल नंबर होता है, मास्टर नंबर। यह जातक जो पिछले जीवन में कुछ आसानी से पाठ सीखे थे, इस बार जटिलता का चैप्टर। उसी तरह से 13, 14, 16, 19 अगर कहीं आता है तिथि में या गणना में, तो वह कार्मिक डेट को दर्शाता है, पिछले जन्म के दिन को दर्शाता है। और तिथि को जब जोड़ते हैं, केवल एक अंक को बनाते हैं, तो वो मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक है। वर्ष को जोड़कर एक अंक को परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 उसमें से घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। और हाँ, तिथि, माह और वर्ष को जब तिथि और माह को जोड़ते हैं तो अचीवमेंट नंबर कहलाता है। वह अचीवमेंट नंबर कहलाता है तिथि और माह को। और वह जो मूलांक और भाग्यांक होता है, मूलांक को ड्राइवर भी कहा जाता है, भाग्यांक को कंडक्टर कहा जाता है। मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, ड्राइवर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, जबकि अचीवमेंट नंबर या अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है। आप देखेंगे कि जातक का मूलांक 2 है, भाग्यांक 5 है, और इसका जो जातक का या जातिका का कहें, चूंकि ये फीमेल का है चार्ट, और जब इसका जो
एंजल नंबर जो होता है, जो उसके वातावरण को दर्शाता है, वह भी 5। साथ ही साथ एटीट्यूड नंबर 4। ये सारी गणना जो होती है स्थायी। ड्राइव अब जो अंक ज्योतिष का जो धुरी है, जिस पर पूरा अंक ज्योतिष घूमता है, वह है मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर एंड कंडक्टर। जिस तरह से हम बस एक ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता हो, तो वह शुभ फलदायी नहीं होता है। बस को चलने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है, यानी बाधाएं बहुत होती है। ठीक उसी प्रकार यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तो हमारे जीवन में बाधाएं बहुत आएगी, और हम उससे जो बाधाएं आएगी, उससे उस बाधा से हमको निराकरण के लिए दोनों के मित्र को ढूंढना पड़ता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा, हम जो भी अंक सृजित करें, जो भी अंक खुद सृजित करें, वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ना हो। यह सिद्धांत अंक ज्योतिष का इतनी ही सिद्धांत कि जो भी अंक हम सृजित करें, वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हमारा। क्योंकि अगर बस का ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता है, मित्रता है, और ड्राइवर कंडक्टर में मित्रता है, और वैसी स्थिति में हम ड्राइवर कंडक्टर को मित्रता रहते हुए भी पैसेंजर यदि उसके पास दोनों के शत्रु यदि सवाल होते हैं, तो बाधाएं जीवन में बस के चलने में बाधाएं होती, पग पग पर बाधाएं हो सकती है। यह जीवन में भी वही सूत्र है कि यदि हमारा मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हम ले आते हैं, तो हमारे जीवन जो है कठिनाइयों से प्राप्त। इसलिए मूलांक भाग्यांक का शत्रु अंक हमें नहीं आए, यह सुनिश्चित करना। अब आपके समझ जितने अभी अंक आए, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हुए, ये इसे स्टैटिक अंक कहते हैं, क्योंकि ये बदले नहीं जा सकते। डायनेमिक अंक हुए होते हैं जो बदले जा सकते हैं, और डायनेमिक अंक में बदले जाने वाले में सबसे, अब शत्रु अंक यदि हमारा है, मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर, तो फिर सबसे प्रभावी जो अंक होता है, उसको हम ढूंढते हैं, स्रोत वही होता है। उस स्रोत का जो अंक होगा, वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि यदि हम मोबाइल अंक को उपयोग करते हैं, मोबाइल का अंक तभी प्रभावी होता है जब हम उसको उपयोग करते हैं। और हो सकता है जाता के पास एक से ज्यादा मोबाइल हो, साथ ही साथ गाड़ी की संख्या भी हो सकती है, मकान का भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे अंक जो होते हैं, यह तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग करते हैं, ऊर्जा तभी देते हैं। लेकिन हमें ढूंढना है ऐसा अंक जो जीवन पर्यंत हर पल काम करता है, और वह होता है नामांक, जो धरती के ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, यानी माता पिता द्वारा, दादा दादी नाना नानी द्वारा। और ये हमारे लिए पूरे जीवन काम करता है। अब आपके लिए, क्योंकि नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है, और नाम का अंतिम अक्षर सभी अंक ऊर्जा देते हैं। नाम का पहला अक्षर पुकारने पर हमारी चेतना जागती है और रिस्पॉन्स करते हैं। और कई परिस्थितियां ऐसी भी आती है कि नाम का अंतिम अक्षर नहीं पुकारा गया हो, हम एक्शन। यह होता है नाम का उत्तर। ये पूरे जीवन पर्यंत होता है, ये बहुत कम बदलता है। मोबाइल हम बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, लेकिन नाम बदलना, इसलिए नामांक बहुत महत्वपूर्ण। अब आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहां से आ गए? जी, हर जो अल्फाबेट है, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और ये अंकीय मूल्य जो नाम होता है, उनके नाम में अंकीय मूल्य को परिवर्तित कर, नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर, उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर। साथ ही साथ चूंकि नाम का पहला अक्षर ही चेतना देता है, हम प्रभावी वहीं से शुरू होता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अंक न हो।
शत्रु अंक नहीं थे। यह प्रस्तुत जन्म तिथि हमने माला सिन्हा जी में कर लिया है, जो फिल्मी एक्ट्रेस। माला सिन्हा मैम का आज जन्म तिथि है, उन्हें हार्दिक बधाई। 11/11 इनका अंक आ रहा है, जो कि पूर्व जन्म के से संबंधित है। दो दो बार 11 है, और इनका मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है। अब आपस में इन अंकों को देखें कि 2-4 का संबंध कैसा होगा, 5-4 का संबंध कैसा होगा। यदि नाम, पूरा नाम हमने नहीं लिया है, केवल उदाहरण के तौर पर आपको बताने के लिए कि 2-9 का संबंध कैसा होगा, 5-9 का संबंध कैसा होगा, ये सभी हम जानना चाहिए, तभी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अंक ज्योतिष का काम है कि अंक सबसे अच्छा नाम को पकड़ना, और नाम से ही अंक ज्योतिष से सुधार करो। तो आप की इच्छा जगी होगी, हम शत्रु अंक को जानने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 और 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8, 9 का 6, 4, 2, 8। अब आपके समक्ष दूसरी सूची दी है इसमें कि नाम का जो पहला अक्षर है, आपके मूलांक और भाग्यांक से का शत्रु नहीं होना चाहिए। तो ये नाम का जो पहला अक्षर है, वो शत्रु अंक, हर अंक का आपके समक्ष। उदाहरण स्वरूप अगर हम ये देखें, तो 2 जिनका मूलांक है, माला सिन्हा जी का 2 मूलांक है, और इनका 2 वाले अंक जिनका भी मूलांक है, भाग्यांक को, उनका नाम का पहला अक्षर TMTUEWFP नहीं होना चाहिए। ये सभी शत्रु अंक से संबंधित है। लेकिन माला सिन्हा जी का 4 से अंक, हाँ, परेशानियां हुई होगी या कोई उपाय के लिए। तो इस तरह से नाम का पहला अक्षर आप देखें। साथ ही साथ 2 का शत्रु 9 भी है, 4 भी है, 9 भी है। तो मूलांक का शत्रु यहाँ पर 2 भी है, और नाम का पहला अक्षर भी है, और नाम का अंतिम अक्षर। इसलिए यहाँ पर सुधार की आवश्यकता। यही आपको अंक ज्योतिष का काम है कि अंकों को संतुलित करना, ताकि बाधा ना। यह प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य ये है कि घर घर ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, और घर घर के लोग, हर घर कम से कम एक ज्योतिषी हो। हर व्यक्ति अंक अंक को समझ सकता है, पहचान सकता है, और उसको अप्लाई कर सकता है। इसलिए अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे घर में अगर कोई परेशानी है, रिश्तेदार में परेशानी है, उनमें कौन सा परेशानी, कौन सा अंग परेशान कर। और अगर नया नवजात शिशु हो, उसका आरंभ में ही ऐसा नाम हो जो कि जीवन पर्यंत उसके लिए सुखद। तो चलिए, ये आपके समक्ष में रखा, यह सूची आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सहेज कर रख सकते हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं। ऐसे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी की उपयोगिता होती है, लेकिन हम कभी भी जब अंक ज्योतिष पर विशेष चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, तब उसमें हम करेंगे। अभी उतना प्रस्तुत करना संभव नहीं, समय का अभाव। अब हम आपको चलते हैं आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या क्या। एक और ज्ञान की बातें बताना भूल गया, पर्सनल ईयर जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आज इस वर्ष में कैसा होने वाला है, ये हम जान। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए जन्म तिथि का ओरिजिनल जन्म तिथि जो है, उसमें से वर्ष का जो है अंक निकाल देते हैं, और वर्तमान वर्ष को रख देते हैं, और तब फिर पूरे अंकों को जोड़ते हैं। यदि वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक निकला, तो परेशानी का सबब हो सकता है, चुनौती हो सकती है। यदि शुभ निकला, फिर बल्ले बल्ले। साथ ही साथ दोनों को तालमेल करते हैं रनिंग एज। रनिंग एज का टोटल भी देखेंगे कि मूलांक भाग्यांक का शत्रु है या मित्र है। अब अगर माला सिन्हा के संदर्भ में देखा जाए, तो 4 इनका आ रहा है, जो कि
वर्ष को जोड़ने पर, और ये 4 उनके लिए तो नहीं। रनिंग एज 90 साल का है, जो 9 दे रहा है, यह भी सुन, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के अंक विभिन्न तिथियों, विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए क्या कहते हैं, संकेत क्या दे रहे हैं। स्वागत है आपका। आज का अंक मूलांक 2 भाग्यांक 4। 4 जो अंक होता है, चूंकि तिथि के अनुसार यदि हम देखें सभी का, तो वो सभी मूलांक हो गए। इसलिए हमको देखना है विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक का मूलांक और आज का भाग्यांक से संबंध है। तो 1 का 4 के साथ तटस्थता का संबंध है, 6 के साथ, 5 के साथ तटस्थता का है, 6 और 7 के साथ मित्रता का। इसलिए जिस जातक का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है, 5-14-23 को हुआ है, 6-15-24 को हुआ है, 7-16-25 को हुआ है, उनके दिन आज 6 गुजरने वाले, और शेष के कोई परेशानी। आपको पिछले थोड़ा सा हल्का सा पीछे ले जाता हूं। आप शत्रु अंक को देखें। शत्रु अंक में कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने ही के शत्रु हैं, जैसे 4-4 का शत्रु, 7-7 का शत्रु है, 8-8 का शत्रु है, 9-9 का शत्रु है। यह इसलिए है क्योंकि 4 अब एक म्यान में 2 तलवार नहीं। 4 जो है अंक होता है, यह डिप्लोमेटिक होता है, हाईली डिप्लोमेटिक, झूठ बोलने वाला, इल्यूजन में रखने वाला, ये सभी ये होते हैं नियम तोड़ने वाले। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरा ऐसे व्यक्ति को, जिसका प्रकृति ऐसा हो, चरित्र ऐसा हो, उस व्यक्ति को पसंद नहीं करे। इसलिए 4-4 का दुश्मन। 7-7 का दुश्मन, क्योंकि एक व्यक्ति जो साधु सन्यासी, आप देखें साधु सन्यासी आपस में भिड़ते हैं, एक के सिद्धांत दूसरे को सब काटते हैं, और यह देखा जाता है वर्चस्व की लड़ाई होती है। यहाँ तक कि यदि हाईली इंट्यूटिव पर्सन है कोई, जिसे पूर्व प्रकृति द्वारा पूर्वाभास होता है किसी भी घटना का, और वहां दूसरा व्यक्ति आ जाए, फिर दोनों में पैर नस्त्याप होती। 8 अंक प्रतिनिधित्व करता है नौकर चाकर का। दो नौकर चाकर यदि हो, आपस में शत्रुता रहती है, कटुता रहती है। इसी तरह से न्यायाधीश, एक न्यायालय दूसरे न्यायालय का के जजमेंट को काटता है। इसलिए 8-8 के शत्रु, 9-9 का शत्रु है। एक सेनापति दूसरे सेनापति के साथ मित्रता रहेगी क्या? कभी नहीं। ब्लड भी आपस में मेल नहीं खाते करते। इसलिए उसी तरह से तो एक को दूसरे, एक शहर के दूसरे पुलिस से, वो दूसरे शहर के पुलिस से तालमेल उतना नहीं। इसलिए 9-9 का शत्रु। तो ये जानकारी की बातें हैं। अब आप देखें 4 अंक जो है अति शत्रु है किन किन अंकों। 4 अंक अति शत्रु है 8 अंक वाले का, खुद 4 का ही, यानी 4-13-22-31 को जो जन्मे, 8-17-26 को जो जन्मे जातक, और 9-18-27 तारीख को जो जन्मे जातक है, उनके साथ अति शत्रुता रहे। 2-11-20-29, 3-12-21-30 तथा इन तिथियों को जन्मे जातक के साथ शत्रुता है। इसलिए जो दिन जातक का जन्म 2-11-20-29 को हुआ, 3-12-21-30 को हुआ, 4-13-22-31 को हुआ, 7-16-8-17-26 को, 9-18-27 को, इनके लिए दिन सावधान रहने की संकेत है। थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि चुनौती के समय हो सकते हैं। ऐसा 4 अंक बता रहा है आज का अंक। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, और आप यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रहा हर भाग में, ऐसा ही हमारी आशा है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके।
इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को विराम देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंगलदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा श्री राम से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ। जय श्री राम, जय हनुमान।